नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पूरे देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,66,161 नए केसेस सामने आ चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 24 घंटे में कोरोना से 3,754 लोगों की दुखद मौत भी हो रही है और एक दिन में 3,53,818 लोग रिकवर भी हो रहे हैं। हालांकि 24 घंटे में 14,74,606 कोरोना का लोगों ने टेस्ट भी करवा लिया है। ये एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कोरोना अपडेट पूरे देश का क्या है, बड़ी खबर के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। लगातार पाबंदियां की जा रही हैं, सख्ती को और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इन तमाम पाबंदियों और सख्तियों के बावजूद भी कोरोना के केसेस थम नहीं रहे हैं। लगातार रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना के केसेस अब पूरे देश में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सबके बीच वैक्सीनेशन भी लगातार जारी है 18+ के युवाओं की, और 18+ जो 18 से 44 साल तक के लोग हैं उनका टीकाकरण लगातार जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं राज्य का साफ तौर पर कहना है कि कई राज्यों में वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है, दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि वैक्सीन की कमी पड़ रही है और लगातार केंद्र से मांग भी की जा रही है कि आप हमें वैक्सीन प्रोवाइड करवाइए। बात दिल्ली की कर ली जाए, दिल्ली में भी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पर से कहना है कि टीकाकरण पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है और कई ऐसे लोग हैं जिनको टीका नहीं लग पाया है क्योंकि वैक्सीन की दरकार है। वैक्सीन हमें नहीं मिल पा रही है केंद्र से, जिसकी डिमांड हमें है। कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की शॉर्टेज भी दिल्ली में देखने को मिल रही है। तो पूरे देश में कोरोना को लेकर अपडेट क्या है, बड़ी खबर के माध्यम से आपको बता रहे हैं। अब बात छत्तीसगढ़ की कर लें तो छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 9,120 नए मरीज मिले हैं। रायगढ़ में 687, बलौदाबाजार में 635, जांजगीर चांपा में 600, बिलासपुर में 572, कोरबा में 571 नए मामले कोरोना के सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना के 189 मरीजों की दुखद मौत भी हो गई है। रायपुर में 26, बलौदाबाजार में 23, बिलासपुर में 22, जांजगीर चांपा में 16, रायगढ़ में 15 मरीजों की मौत हो गई है। अभी प्रदेश में 1,26,547 एक्टिव मरीज बताए जा रहे हैं जिलेवार तरीके से। जीएमपीसीजी बता रहा है कि कोरोना लेकर हालात पूरे देश में क्या हैं और साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में किस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं वो भी आपको बता रहे हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ का कोरोना अपडेट आप देखिए जिलेवार तरीके से। बात मध्य प्रदेश की अगर कर लें तो मध्य प्रदेश में भी 24 घंटे में कोरोना के 11,051 नए मरीज सामने आ चुके हैं। इंदौर में बताएं आपको 1,679, भोपाल में 1,556, जबलपुर में 940, ग्वालियर में 861 कोरोना के ये नए मामले हम आपको बता रहे हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट घटकर 16.9% हो गया है। 24 घंटे में कोरोना के 89 मरीजों की दुखद मौत भी हो गई है और अभी प्रदेश में कोरोना के 1,08,913 एक्टिव मरीज बताए जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर अपडेट क्या है वो आप देखें। इंदौर में, जबलपुर में, भोपाल में किस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खबर के माध्यम से आपको बता रहे हैं। भोपाल में 1,556, 1,556 केसेस हैं। इंदौर की अगर बात कर ली जाए 1,679 केसेस इंदौर में हैं और जबलपुर में 940, ग्वालियर में 861 नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। ये नए केसेस हैं जो 24 घंटे में सामने आए हैं। ये एक बड़ा आंकड़ा भी है जो कि चिंताएं कहने कहीं आम लोगों की और प्रशासन की भी बढ़ाता है। अभी प्रदेश में कोरोना के 1,08,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, यानी कि अभी भी चिंताजनक हालात बने हुए हैं। भोपाल से आकाश हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आकाश, लगातार कोरोना के केसेस पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं। अगर भोपाल की बात कर ली जाए 1,556 केसेस बताए जा रहे हैं, कैसे स्थिति से निपटा जा रहा है प्रशासन के द्वारा? नलिनी देखिए, भोपाल में 1500 से अधिक मामले लगातार आ रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट जरूर कम हुई, लेकिन जो स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा है वो धीरे धीरे घट रहा है। पहले जहां प्रदेश में 10,000 9,000 मरीज ठीक हो रहे थे, अब वो 2-3 दिन से जो पिछले 2 या 3 दिन के आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि 4,000 से अधिक मरीज महज ठीक हो पा रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट जरूर घट रही है प्रदेश में, लेकिन जो मरीज अधिक संख्या में ठीक हो रहे थे वो कम संख्या में अब ठीक हो रहे हैं। बेडों की संख्या राजधानी भोपाल में बढ़ा दी गई है। आइसोलेशन बेड्स यहाँ पर ज़्यादा हैं। आइसोलेशन कोच भी रेलवे की ओर से तैयार किया गया है। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में आइसोलेशन बेड्स मौजूद हैं, लेकिन आइसोलेशन बेड्स से ज़्यादा ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की आवश्यकता राजधानी में महसूस की जा रही है। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हों, आईसीयू की बेड्स की जरूरत है, लेकिन इसके बजाय जिला प्रशासन और तमाम जो अन्य संस्थाएं हैं वो आइसोलेशन बेड्स को लगातार बढ़ा रही हैं। ऐसे में अभी जो है आईसीयू की और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की व्यवस्था महसूस की जा रही है।
अगर आपसे अपडेट मांग ले कि कोरोना के केसेस तो बढ़ ही रहे हैं भोपाल में, लेकिन अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि 18+ का वैक्सीनेशन भी शुरू हो चुका है, तो किसी तरह की कमी तो नहीं देखने को मिल रही वैक्सीन को लेकर भोपाल में? नलिनी, वैक्सीनेशन की बात करें तो पहले एक वैक्सीनेशन सेंटर भोपाल में बनाया गया था जहां पर 100 व्यक्ति को वैक्सीन लगनी थी। बीते दिन इस वैक्सीनेशन सेंटर को बढ़ा दिया गया है, करीब 22 सेंटर सिर्फ भोपाल में कर दिए गए हैं। अब यहां पर 2200 लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन लग रही है, लेकिन कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन खत्म हो जा रही है और जो दूसरा डोज लगवाने वाले लोग हैं, चूंकि पहला डोज यहां पर अधिकतर लोगों को कोविशील्ड लगा है, ऐसे में जो दूसरे डोज लगवाने पहुंच रहे हैं तो कोविशील्ड की कमी है, जिसकी वजह से दूसरे डोज नहीं लग पा रहे हैं। इसके अलावा जो मैसेजेस सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं, कई बार मैसेजों में दिक्कत देखने को मिल रही है कि जिस सेंटर का नाम उन्हें अलॉट हो रहा है उस सेंटर पर वैक्सीनेशन बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को खासा परेशान होना पड़ रहा है। हालांकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जैसे तैसे 5 मई के बाद शुरू हो गई है, लेकिन अभी भी काफ़ी खामियां देखने को मिल रही हैं। नलिनी, हम बात करें तो बीते दिन जिला टीकाकरण अधिकारी ने भी काम के दबाव के चलते इस्तीफा दे दिया था। उनका कहना था कि काम का अत्यधिक दबाव है, उनके ऊपर प्रेशर है, जिसके चलते वो इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन बाद में कलेक्टर से उनकी बातचीत हुई और वो अपना इस्तीफा वापस लेकर काम पर आ गए। तो सरकार के ऊपर दबाव तो है ही है, स्वास्थ्य विभाग पर भी दबाव बनाया जा रहा है वैक्सीनेशन तेज करने के लिए। तमाम प्रयासों और कवायद के बाद भी अभी वैक्सीनेशन उतनी रफ्तार नहीं पकड़ पाई है जितनी पकड़नी चाहिए थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन देरी से भी शुरू हुआ और अभी जो सेकेंड डोज लगवाने वाले लोग हैं वो खासा परेशान होते नजर आ रहे हैं। नलिनी, बिल्कुल, सत्यप्रकाश भी हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, क्योंकि सावधानी कहीं ना कहीं हटी है, इसीलिए इस तरह की परिस्थिति आ गई है कि कोरोना केसेस अब चरम पर पहुंच चुके हैं। प्रशासन किस तरह से व्यवस्थाएं कर रहा है, आम लोग कितना साथ दे रहे हैं रायपुर में, क्योंकि सबसे ज्यादा वहीं से मामले देखने को मिल रहे हैं, बताइए। देखिए, अभी स्थिति सुधरी है। अभी सबसे ज़्यादा मामले की अगर हम बात करें तो बिलासपुर संभाग के कुछ ज़िले हैं, वहाँ से सबसे अधिक मामले सामने निकल के आ रहे हैं। लेकिन कल के जो आंकड़े हैं, कल रात तक के जो आंकड़े आए हैं, उसके मुताबिक 4 अंकों में कहीं का भी आंकड़ा नहीं है, मतलब 1000 से कम। अब जो अधिकतम केस भी है, जैसे रायगढ़ की अगर हम बात करें, जांजगीर चांपा की बात करें, जहाँ पे अभी पिछले 2-3 दिनों में सबसे अधिक मामले आ रहे थे, वहाँ भी 4 अंकों से कम, मतलब 1000 से कम ही है नए संक्रमित मरीज एक दिनों में। जहाँ तक रायपुर की बात है, अब 400 से कम मरीज सामने निकल के आए हैं। कल का जो आंकड़ा आया है एक दिन में, जबकि रायपुर में एक दिन में पिछले महीने अप्रैल के महीने में एक दिन 4100 को पार कर गया था एक ही दिन में ये आंकड़ा। तो लॉकडाउन का एक बड़ा असर हम कह सकते हैं कि देखा जा रहा है छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में अगर हम कहें तो, क्योंकि 17,000 के आसपास जो मामले एक दिन में सामने निकल के आ रहे थे, अब करीब 9-9.5 हज़ार के आसपास। हालांकि ये ज़रूर है कि रविवार था, लेकिन बावजूद इसके लगभग 48-49 हज़ार के आसपास जांच हुए हैं। पॉजिटिविटी रेट की जहां तक बात की जाए, 26%, 3 मई को अगर हम कहें, मतलब एक हफ्ते पहले 26% पॉजिटिविटी रेट थी, जो अब घट के करीब 18% पे आ चुकी है। मतलब कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो एक बड़ी भयावह स्थिति दिखाई दे रही थी कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे की, अब से करीब 15 दिन पहले उस स्थिति में सुधार होता हुआ दिख रहा है। ऑक्सीजन बेड्स की जहां तक बात है, अस्पतालों में इंतजाम की बात है, आइसोलेशन सेंटर्स में इंतजाम की बात है, तो पहले के मुकाबले ये सुधरे ज़रूर हैं, लेकिन टीकाकरण पे हालात जो है वो अभी भी बहुत बेहतर नहीं हो पाए हैं। और यही एक वजह है कि सरकार के निशाने पे अभी सरकार विपक्ष के निशाने पे भी दिखाई दे रही है। ग्वालियर से शैलेंद्र हमारे रिपोर्टर भी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्योंकि अब देखिए 18+ का वैक्सीनेशन भी चल रहा है, 45 साल से ऊपर उम्र के लोगों का वैक्सीन भी हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं 18 साल से कम उम्र वाले लोगों का वैक्सीनेशन अब तक नहीं हो पाया है। और वहीं अगर दूसरी बात कर ली जाए तीसरी लहर की, तो किस तरह से प्रभाव मासूम बच्चों पर यह डाल सकता है, कितना घातक ये साबित हो सकता है, ये भी बताइए। देखिए, जिस तरीके से जो जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि तीसरी लहर जो है वो खासकर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकती है। और अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि पिछले एक सप्ताह में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार घट रही है और ठीक होने वालों की मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए और सरकार के लिए राहत की खबर है। लेकिन दूसरी तरफ अगर वैक्सीनेशन की बात करें, भले ही 1 मई से पूरे देश में युवाओं को वैक्सीनेशन का काम शुरू होना था, लेकिन मध्य प्रदेश में वो 5
मई से शुरू हो पाया, और उसमें भी अभी इतनी पर्याप्त संख्या में वैक्सीन नहीं आ पा रहे हैं कि रोज़ उनको वैक्सीन लगाया जा सके। और यही कारण है कि कुछ अलग अलग डेज में अलग अलग सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, और जितने वैक्सीन चाहिए उतने वैक्सीन नहीं आ पा रहे। और यही कारण है कि जब बड़ी संख्या में जब युवा रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उनको उस दिन का स्लॉट नहीं मिलता है, बल्कि आगे की डेट्स मिलती जा रही है। कहीं ना कहीं जो वेटिंग है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और उसके उलट जो लोग 45 प्लस के लोग हैं, जो पहला डोज लगवा चुके थे, उनको दूसरा डोज लगवाना है, उन लोगों को भी कहीं ना कहीं किल्लत हो रही है, क्योंकि स्थानीय प्रशासन के पास उतनी वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अगर ग्वालियर की बात करें तो भले ही तय संख्या बहुत ज़्यादा है कि इतने लोगों को टारगेट है, लेकिन उतने लोगों को वैक्सीनेशन नहीं हो पा रहा है। अगर आज की बात करें तो आज केवल 14 सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, क्योंकि बहुत जो वैक्सीनेशन पहले सेंटर की बात करें 79 कुल वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए, लेकिन इतनी वैक्सीन नहीं है कि सभी शैलेंद्र, जैसा कि आप बता रहे हैं उससे यही मालूम पड़ रहा है कि अभी पूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो पा रही हैं, और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी अगर हालात ठीक नहीं है, अगर अभी व्यवस्था नहीं है, तो हमारी तीसरी लहर को लेकर क्या तैयारी है? सरकार का मॉडल तीसरी लहर को लेकर क्या है? देखिए, अगर तीसरी लहर की बात करें तो सरकार का ये दावा है कि ऑक्सीजन की कमी अब नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि पूरे प्रदेश में लगभग 90 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट जो है वो स्थापित किए जा रहे हैं। कुछ जो बंद प्लांट थे उनको चालू किया जा रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से कोविड केयर सेंटर्स को लेकर काम हुआ है, न केवल शहरी इलाके बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी जो बड़ी संख्या में कोविड केयर सेंटर खोले गए हैं, ताकि ग्रामीण इलाकों में जिस तरीके से संक्रमण अब फैल रहा है उसको ग्रामीण स्तर पर ही रोका जाए, यानी उनको इलाज के लिए अब शहर की तरफ ना आना पड़े। तो चाहे बेड्स की व्यवस्थाओं की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, इन दो व्यवस्थाओं को लेकर सरकार आश्वस्त करती नजर आ रही है कि भले ही तीसरी लहर आ जाती है, और ज्यादा बढ़ाने की भी जरूरत है आने वाले वक्त के मद्देनजर। एक सवाल शैलेंद्र सत्य प्रकाश से मैं करना चाहूंगी। सत्य प्रकाश, क्योंकि जैसा कि शैलेंद्र भी बता रहे हैं, ग्रामीणों में जागरूकता हो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कई ऐसे क्षेत्र हैं नक्सल प्रभावित क्षेत्र, अगर वहां पर संक्रमण फैलता है, ग्रामीणों में संक्रमण फैलता है, क्योंकि कई ऐसे ग्रामीण हैं जो वैक्सीनेशन को लेकर कहीं ना कहीं भ्रमित नजर आ रहे हैं, ये भ्रम दूर होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, कोरोना के संक्रमण को लेकर जरूर जागरूकता दिखाई दे रही है कि उससे कैसे बचाव करना है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बहुतायत ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पे वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में, वैक्सीन को लेकर लोगों में जागरूकता नहीं दिखाई दे रही। यहां तक कि ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां वैक्सीन लगाने वाली टीम का भी विरोध ग्रामीणों ने किया है। ऐसे भी तस्वीरें सामने निकल के आई है, ऐसे वीडियो सामने निकल के आए हैं जहां ये ग्रामीण कहते हुए दिखाई दिए हैं कि इसकी गारंटी कौन लेगा कि उनको अगर वैक्सीन लगता है तो अगर उनकी जान चली जाती है तो। हालांकि ये तमाम वैज्ञानिकों ने, तमाम विशेषज्ञों ने इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वैक्सीन सुरक्षा ही देती है। ग्रामीणों को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए, या किसी तरह का अगर भ्रम है तो उन्हें दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इस वैक्सीन से कोरोना वायरस से सुरक्षा मुहैया होगी, एक प्रोटेक्टर का काम करेगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ग्रामीणों में इस बात को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति कई जगहों पे दिखाई देती है। देखिए, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी ये अपील ज़रूर करता है उन लोगों से, क्योंकि वैक्सीन जो है वो बेहद प्रमाणित है, कई ट्रायल से गुजरने के बाद उस वैक्सीन को मान्यता मिली है। ऐसे में वैक्सीन कोरोना से सुरक्षा ही देगा। किसी भी तरह के अंधविश्वास या गलत भ्रामक जानकारी पे यकीन ग्रामीणों को भी नहीं करना चाहिए। वैक्सीन लगाने की अपील प्रधानमंत्री मोदी भी कर रहे हैं, सीएम भूपेश बघेल भी कर रहे हैं। वैक्सीन जरूर आगे बढ़ के लगाना चाहिए, जिस तरह की उपलब्धता होती है उस तरह से। बिल्कुल कवच का काम करता है वैक्सीन, और इसको लेकर बिल्कुल भ्रम नहीं होना चाहिए। आकाश, कई ऐसे लोग हैं जो जागरूक नहीं हैं, उनको जागरूक किया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो कि काफी ज्यादा उत्सुक हैं, काफी जागरूक हैं वैक्सीन लगवाने को लेकर, लेकिन वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है। बिल्कुल नलिनी, जब पहले दिन भोपाल में वैक्सीनेशन शुरू हुआ तो हम उस सेंटर पर पहुंचे थे जहां पर भारी मात्रा में 18 से अधिक के उम्र के लोग पहुंच रहे थे, लेकिन अव्यवस्थाओं के चलते, पर्याप्त वैक्सीन न होने के चलते उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही थी। और वहीं मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की अगर हम बात करें, जैसे टीकमगढ़ से हमारे पास जो तस्वीरें आई, वहाँ पर गाँव के लोगों में अभी भी बिल्कुल जागरूकता नहीं दिखाई दे रही है। लोगों में एक डर का माहौल है, या फिर उन्हें इस तरह से बता दिया गया है कि वैक्सीन लगवाने से उनको खतरा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। हमने वैक्सीन लगवाई है, हमारी पूरी टीम ने वैक्सीन लगवाई है, और सब
सुरक्षित होकर लगातार काम कर रहे हैं। फिर भी जो जागरूकता की कमी देखी जा रही है और ग्रामीण इलाकों में सरकार को प्रयास करने चाहिए कि वहां लोगों तक बात पहुंचे, क्योंकि जो बात पहुंचाने का माध्यम अभी सरकार यूज कर रही है शायद वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसे अन्य माध्यमों से, चाहे लाउड स्पीकर के माध्यम से या फिर वहां के जनप्रतिनिधि जो हैं, सरपंच जो हैं, उनके माध्यम से ग्रामीणों में जागरूकता फैलाई जाए, जिससे वो वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आए। और दूसरी ओर वैक्सीन की आपूर्ति भी सरकार को सुनिश्चित करनी होगी। निश्चित तौर पर सुनिश्चित करनी होगी शैलेंद्र, क्योंकि जो दूसरी लहर अभी चल रही है, नए नए म्यूटेंट्स, नए नए स्ट्रेन कोरोना के देखने को मिल रहे हैं और इन सबके बीच पहली लहर से काफी घातक ये दूसरी लहर है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी देखने को मिल रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की काफी कमी देखने को मिल रही है, हालांकि इसकी काफी ज्यादा कालाबाजारी भी देखने को मिल रही है। लेकिन सरकार ने कह दिया है कि हमारे पास सप्लाई से ज्यादा, डिमांड से ज्यादा हमारे पास स्टॉक है। ऑक्सीजन को लेकर हमारे पास पूरी व्यवस्थाएं हैं, जितनी डिमांड नहीं है उससे ज्यादा हमारी सप्लाई हो रही है। लेकिन असलियत क्या है अस्पतालों में और धरातल में, इसको लेकर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर क्या हकीकत है? देखिए, अगर वर्तमान समय में ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की किल्लत तो लगभग ख़त्म हो गई है। जिस तरीके से हम लगातार देख रहे थे कि ऑक्सीजन जो है लगातार कमियां हो रही थी और उसके चलते कई मरीज अपनी जान भी गंवा रहे थे। इस तरह के जो तस्वीरें हैं वो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से, तमाम जिलों से सामने भी आई थी। और हमने ये भी देखा कि ऑक्सीजन फिलिंग सेंटर्स पर परिजन जो है ऑक्सीजन के लिए लाइन में घंटों खड़े रहते थे। कई सेंटर्स तो ऐसे थे जहाँ रात भर गुजारनी पड़ती थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश में, चाहे वह जामनगर की बात करें, बोकारो से बात करें या दूसरे अन्य इलाकों से जिस तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हुई है, उससे अब ऑक्सीजन को लेकर तो किल्लत नहीं है, लेकिन बेड की लेकर अभी भी हम ये कह सकते हैं कि किल्लत है, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर पर्याप्त संख्या में बेड नहीं है। नॉर्मल बेड तो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन अगर बात वेंटिलेटर की करें या फिर आईसीयू बेड की बात करें तो उनको मिल पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। हालांकि स्थानीय प्रशासन हो या मध्य प्रदेश सरकार हो, अपने स्तर पर लगातार बेड संख्या बढ़ाने में जुटे हुए हैं और यही कारण है कि वो ये कह रहे हैं कि अगर तीसरी लहर आती भी है तो उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरीके से तैयार होगी और उसके लिए बाकायदा सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए हैं कि अपने इलाके में बातों में नहीं, धरातल पर भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा। बिल्कुल शैलेंद्र, आकाश और सत्यप्रकाश, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।